देखिए टॉपिक का नाम है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। देखो इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोल दो, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल दो, एक ही मतलब है। हेडिंग डाल लो सबसे पहले तो, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। या करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली जो ये वाला टॉपिक है, इस वाले टॉपिक के अंदर हम लोग करंट के बारे में स्टडी करेंगे, मूविंग चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे। अगर वायर के अंदर चार्ज मूव कर रहा हो उसके बारे में स्टडी करेंगे। बार बार वायर आएगी, बार बार उसके अंदर करंट चलेगा, बैटरी लगी हुई होगी। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कभी कहीं बैटरी नहीं थी, क्योंकि बैटरी का मतलब बैटरी तो करंट चलाएगी यार, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से ही पता लगता है जिसमें चार्ज रेस्ट में रहे। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट। हम लोग ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन है, चार्ज हमेशा रेस्ट में था, चार्ज कभी कहीं मूव नहीं किया। वायर के अंदर तो चार्ज मूव करता है, और मूविंग चार्ज जब चार्ज मूव कर रहा है वायर के अंदर तो उसको करंट बोलते हैं। तो इसमें बार बार करंट आएगा यार, बार बार आएगा करंट, ठीक है ना। और करंट कब चलता है? जब बैटरी लगी हुई हो, तो बार बार बैटरी आएगी हर क्वेश्चन में। किसी भी क्वेश्चन में जिसमें बैटरी लगी हुई हो या करंट चल रहा हो, वो क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नहीं हो सकता। और जिसमें बैटरी लगी हुई है, करंट चल रहा है, तो समझ लो वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। सीधी सी बात ये है। इसके अंदर मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो सर्किट से क्वेश्चंस आते हैं। सर्किट्स क्या होते हैं? मतलब जैसे वायर हैं, आपस में कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, ठीक है, आपस में जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दी साथ में, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किसमें किस ब्रांच में कितना करंट चलेगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है ना। कौन से रेजिस्टेंस से कितनी जूल हीटिंग हो जाएगी। जूल हीटिंग मतलब उसमें से हीट एनर्जी बाहर निकलती है, तो जब रेजिस्टेंस में से करंट जाएगा तो हीट एनर्जी तो उसमें से बाहर निकलेगी, कितनी निकलेगी, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं सारे ये सर्किट्स के क्वेश्चन है। सर्किट्स के जो क्वेश्चंस हैं मतलब जो ना ये काफ़ी पॉपुलर है ये वाले क्वेश्चंस, मतलब बुक्स के अंदर बहुत सारे मिलेंगे, हर किताब के अंदर सैकड़ों क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाते वो, ठीक है ना। उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं। सर्किट्स के जो क्वेश्चन है एक बार समझ में आ गए, आपको चीज़ पकड़ में आ गई तो फिर सारे सॉल्व हो जाएंगे। और वो चीज़ें पकड़ में नहीं आई तो बहुत मुश्किल भी है। कई बच्चे 3-3 महीने लगे रहते हैं सर्किट्स को उठा के घूमते रहते हैं। लेकिन मैंने इसके ऊपर बहुत सोचा, सारे मेथड को देखा, मतलब सारे मेथड्स के ऊपर वर्क किया, तो मुझे जो सबसे बेस्ट लगा, जो सबसे आसान लगा, जिसमें स्टूडेंट की स्पीड भी बढ़ सकती है, ठीक है, वो सारे मेथड अडॉप्ट किए, ठीक है। और इसकी हज़ारों क्वेश्चन सोल्व करने के बाद मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ऐसे ही पढ़ाना शुरू कर दिया या बुक्स के भरोसे बुक्स में से पढ़ा वही पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। खुद हज़ारों क्वेश्चन सोल्व किए, उसके बारे में एनालाइज किया कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना चाहिए था, कौन से तरीके से करना चाहिए था, पहले कौन सा मेथड सिखाना चाहिए बच्चे को, दूसरा कौन सा, पहले किस टाइप के क्वेश्चन कराने चाहिए, फिर बाद में कौन से, तब जाके ये आपको पढ़ाया जा रहा है अभी, ठीक है ना। शुरू करते हैं इसके अंदर। इसके अंदर देखो आज मैं सर्किट्स नहीं सिखाने वाला, सर्किट्स की जो क्लास है वो कल से लगेगी, ठीक है ना। आज तो मैं कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, क्योंकि ये बेसिक बातें फिर बाद में रह जाएंगी, इनके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। इस बेसिक जो बातें मैं बता रहा हूँ इसके एग्जाम में आजकल क्वेश्चन आने लगे बहुत सारे, तो ये वाली बेसिक बातें सुन लो। देखिए आप इनके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड आएगा या फिर फॉर्मूला बेस्ड आएगा। सिंपल फॉर्मूले कुछ एक और कुछ एक इन्फॉर्मेशन है। देखिए पहले तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स समझ के डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन इट इज मूविंग। तो चार्ज की स्टडी जब वो मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये बात आपको पता लग गई। अब सुनो, सबसे पहले तो एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। जिस भी साइंटिस्ट ने पहली बार जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो दुनिया जो है ना दंग रहेगी। क्या था वो एक्सपेरिमेंट जिसकी वजह से वो दुनिया दंग रहेगी? उसने सिंपली क्या किया कि उसने जो है उसने एक ऐसे डिब्बा लिया लाइक दिस, ये बॉक्स है, ठीक है ना, ये डिब्बा लिया उसने, ये ऐसा ही डिब्बा था सेम, ठीक है। ये जो प्लास्टिक का डिब्बा इसमें पानी डाला उसने, लो जी पानी डाल दिया, इसके अंदर पानी भी डाल दिया उसने। पानी डालने के बाद उसने इसमें थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड डाला। क्या डाला? थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड, वो भी डाल देते हैं अभी, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड भी डाल देते हैं। इसमें अमोनियम क्लोराइड है, थोड़ा सा डालना है यार, बहुत इतना। उसने क्या किया कि इसको मिला दिया भाई, मिल गया। ये मिल गया जी, अमोनियम क्लोराइड मिल चुका है। ये जो रोड है ना, ये जिंक की बनी हुई रोड है। किसकी बनी हुई रोड है? जिंक। और ये वाली जो रोड बनी हुई है, ये एक रोड है, ये कार्बन की बनी हुई रोड है,
ये कार्बन की है, ये जिंक की है, इनमें कोई सेल बैटरी कुछ नहीं लगा हुआ, सिर्फ कार्बन के अलावा इसमें कुछ नहीं है और इसमें जिंक के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इन दोनों रोड्स को इस बॉक्स में डाल दिया। यहां पर उसने क्या किया, यहां पे दो रोड्स ली, एक रोड ये वाली थी और एक रोड ये वाली थी, इन दोनों रोड्स को डाल दिया और फिर उसने क्या किया कि इन दोनों रोड्स को आपस में एक वायर से टच करा दिया। इस वायर में करंट चलने लग गया, इस वायर में क्या चलने लग गया और वो हमेशा चलता रहा। इसमें करंट चलने लग गया और वो हमेशा जिंदगी भर के लिए चलता रहा। तो सर पता कैसे लगा करंट चल रहा है? इसमें कम करंट चलता है गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि ये बताता है कि करंट चल रहा है कि नहीं चल रहा, और चल रहा है तो किस डायरेक्शन में चल रहा है, डायरेक्शन बताता है, उसकी वैल्यू नहीं बताता गैल्वेनोमीटर। एमीटर बताता है वैल्यू, तो गैल्वेनोमीटर कभी करंट की वैल्यू नहीं बताएगा। जैसे गैल्वेनोमीटर यहाँ पर ये है गैल्वेनोमीटर, दिस इज द गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे बीच में जी लिखा रहता है, इसकी नीडल हमेशा बीच में होती है। नीडल हमेशा किधर होती है? इसकी बीच में। अगर करंट इधर चला तो इधर डिफ्लेक्शन आ जाएगा, इधर चला तो इधर डिफ्लेक्शन आएगा। इसके अंदर कोई सेल बैटरी कुछ नहीं है, इसको मतलब नहीं है किसी चीज को, मतलब है कि भाई करंट चल रहा है कि नहीं चल रहा, बस उसको बताएगा ये। तो इसको यहाँ जोड़ दिया उसने, डिफ्लेक्शन आ गया गैल्वेनोमीटर में, और वो करंट जिंदगी भर के लिए चलता रहा, कभी वो करंट खत्म नहीं हुआ, हमेशा चलता रहेगा। वो 1 साल बाद देखो तो भी चलता रहेगा। इवन एलईडी लाइट भी जलाई जा सकती है। 2 बैटरी ऐसी ऐसी बनानी पड़ेगी, सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 वोल्ट की बैटरी बन गई है तो 3 वोल्ट पे कम से कम चलेगी एलईडी लाइट। तो आप जला सकते हो एक एलईडी लाइट, वो जो ना टूट गई यहाँ पे, आप खरीद लेना 5-10 रुपए की, यहाँ जला देंगे हम, ठीक है ना। एलईडी लाइट जो है जल सकती है 2 बैटरी का यूज करके, और वो एलईडी लाइट जो है ना वो हमेशा के लिए जलती रहेगी। आप रख देना उसको, अगले दिन आगे देखोगे तो भी जलती रहेगी, 1 महीने बाद आगे देखोगे तो भी जलती रहेगी वो, ठीक है ना। सर वो करंट चला के देख लेते हैं एक बार। तो मुद्दा इस बात का वो करंट चला क्यों, तो पहले तो देख तो लें, कहीं उससे मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये कौन बोल रहा है? हाँ जी, शुरू करते हैं कहानी को। पहले तो करंट चला के देख लेते हैं हम लोग, करंट चल भी रहा है कि नहीं भी चल रहा। पहले इसके साथ जो है ना वायर जोड़नी पड़ेगी एक, ये रहा यार, ये जुड़ी तो हुई है इसके साथ, ये ले लेते हैं, ये जुड़ी हुई है इसके साथ, ठीक है ना। ये भी कार्बन रोड ही है, और ये जिंक रोड है, वायर जुड़ी हुई है इसके साथ, समझ रहे बात को। ये लो जी, रख दी इसके अंदर, ये रख दी। अब मैंने इनको टच कराया, इसको जो ना एक स्टूडेंट ऐसे पकड़ लो यहाँ पे, ये आ जाओ तुम, आ जाओ, पकड़ो भाई, इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर रखना इसको, बस यहाँ पे। इसमें एक बात बताइए आप, ये टच नहीं होने चाहिए एक दूसरे के साथ। ये जिंक रोड है, ये कार्बन रोड है जी। इसमें जिंक रोड कार्बन रोड है, पानी, पानी के अंदर अमोनियम क्लोराइड। सर अमोनियम क्लोराइड डालने से क्या हो गया? ये एक इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोलाइट बन गया ये। और अब जो है ना इन दोनों को मैं टच करवा रहा हूँ, और टच करवाते ही करंट चलेगा, देखना आप। चल रहा है? चल रहा है कि नहीं चल रहा? मानते नहीं आप? अब मान ही नहीं रहे करंट चल रहा है, इतना ही विश्वास नहीं है क्या यार? चल रहा है यार करंट। कितने बच्चे मानते करंट चल रहा है? मुझे करंट लग रहा है, थोड़ा सा झटका लग रहा है, समझ रहे हो आप? एक्सप्रेशन नहीं आ रहे झटके वाले। हाँ जी, देखो आप ऐसे करते हैं हम लोग, इसको ना गैल्वेनोमीटर को इससे अटैच करते हैं, यहाँ लगा दिया जी। रुको एक बार, अभी पता लग जाएगा चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसको लगा दिया जी यहाँ पे। अब इस वाली वायर को अगर इसमें लगाया और डिफ्लेक्शन आया तो इसका मतलब मैं सही था यार, ठीक है। अदरवाइज बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है। फिर सुनो, लगाते हैं इसके अंदर। रुको, नहीं आया यार, रुको यार, हे बार को हल्का सा आ रहा है, पूरा डिफ्लेक्शन आएगा ठीक से। कार्बन की है, कॉपर की है ही नहीं। नमूने ये भी स्टूडेंट किसके?
इसको ना टच मत होने देना, टच होने से प्रॉब्लम आ रही है। मेरी इंश्योरेंस नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अगर अभी भी कम आया ना तो थोड़ा अमोनियम क्लोराइड मिलाएंगे इसमें। वैसे देखो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है डिफ्लेक्शन क्यों नहीं आ रहा यार? थोड़ा आ रहा है यार, मजा नहीं आ रहा है ना। रखो इसको एक बार, एक काम करो, रुको एक बार, ये दो अमोनियम क्लोराइड दो। अब देखना, अब ऐसा डिफ्लेक्शन लाएंगे इसके अंदर, याद ही रखोगे। आपका इंश्योरेंस है? ये ठंडा पानी था क्या? थोड़ा सा गर्म पानी होता ना यार। लो भाई अब लाते हैं डिफ्लेक्शन, देखना आप। लो भाई पकड़ो, टच नहीं होना चाहिए ये, ठीक है? ये लो जी, ये डाला इसमें, और ये लो जी उतरो, ऊपर करो इसको, बिल्कुल इसमें ये डाला जी है, ठीक है? और इसमें डाला जी, दिखिएगा, चिंता ना करो, डिफ्लेक्शन आने दो। कम आ रहा है अभी भी? हाँ तो रही तो दिख गया होगा आपको, है ना? डिफ्लेक्शन आ रहा है? डिफ्लेक्शन आता हो तो दिख रहा है, ये देखो, आप देख लो एक बार, आ रहा है डिफ्लेक्शन। दूसरी साइड में वायर बदल दी ना, अब मैं लो ये कर दिया मैंने, ये लो इसमें लगा दिया ये वाली वायर, अब उस साइड आएगा क्योंकि करंट उस साइड चलेगा। अब लो वापसी उसी साइड ला दूंगा मैं तो, ये लो वापसी उसी साइड आ गया अब, ठीक है? समझ रहे बात को? ये गैल्वेनोमीटर थोड़ा खराब सा लग रहा है मुझे, इसकी सेंसिटिविटी खराब हो रखी है, ठीक है ना? सेंसिटिविटी होता है कि कितना अच्छे से डिफ्लेक्शन आ सकता है, ठीक है ना? दूसरा गैल्वेनोमीटर ले लो, शायद उसमें अच्छे से आ जाए, देना एक बार। इसकी सेंसिटिविटी ठीक लग रही है यार, ये टच हो रहा है इसके साथ, और ये ना मतलब तुम जानबूझ के टच करवा रहे हो मुझे लग रहा है। सर मैं वो मीटर उठा रहा था, क्या ये देखो फिर टच करके इधर, ये वो मेरी ये इस बार देख लेना टच कर गया तो। ये खराब पड़ा है, चलो रख दो। हाँ जी, ना एक्चुअल में देखो ना, ये डिफ्लेक्शन मतलब जो है ना क्यों आया, ये क्यों आया डिफ्लेक्शन, मतलब पहले तो ये समझना है ये मुद्दा क्या था, ये डिफ्लेक्शन समझ में आ जाए पहले तो। ये करंट का चलना, ये डिफ्लेक्शन का आना, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ वायर्स के अंदर चल रहा है, सीधी सी बात ये है। करंट की सर्च यहीं से हुई थी, करंट के बारे में पता यहीं से लगा था। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। देखो जब भी किसी चैप्टर की शुरुआत होती है ना, तो ये समझ लो पहले कोई ना कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है ना? और वो जो बड़ा एक्सपेरिमेंट जब होता है तो उस केस के अंदर एक नई ब्रांच बन जाती है साइंस की, ठीक है ना? न्यूक्लियर फिजिक्स की शुरुआत ही वहीं से हुई थी जब ये बॉम्ब बना था, एटम बॉम्ब, ठीक है? थोड़ा इतना सा बॉम्ब, और मतलब जो है पूरे मतलब पूरी दिल्ली को उड़ा दे, इतना बड़ा, मतलब इतने से बॉम्ब में, ठीक है ना? और मतलब ये पूरे का पूरा जो हरियाणा है, आधा हरियाणा साफ कर दे एटम बॉम्ब। तो कहने का मतलब ये है, और इतने से में ऐसा बॉम्ब, तो कहने का मतलब ये चीज़ जब हुई तो फिर न्यूक्लियर फिजिक्स बन गई पूरी। तो कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है, ये भी एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है यार, ठीक है ना? करंट का चलना, अपने आप ही करंट चल रहा है, और इवन एलईडी लाइट चल रही है, ठीक है? एलईडी लाइट यहाँ जोड़ोगे तो चल जाएगी एलईडी लाइट, यहाँ एलईडी लाइट जोड़ते हैं तो एलईडी लाइट चल जाती है। ये अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ से शुरुआत होती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स की। अब मुद्दा इस बात का है कि करंट क्यों चला, मुद्दा इस बात का है, सुन आप, ये इलेक्ट्रोलाइट देखो आपने ना, एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, केमिस्ट्री में एक केमिकल इक्विलिब्रियम है। इन टॉपिक्स के थ्रू थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें, लेकिन मैं थोड़ा फिजिक्स के एंगल से बता देता हूँ, उसमें थोड़ा ज़्यादा डीप है इस बारे में।
होगा ये कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसकी वजह से एक रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें जो जिंक रोड है इसमें एक रोड तो पॉजिटिव चार्ज की तरह, जैसे सपोज यहाँ पे हुआ ये कि नेगेटिव चार्ज का निकल के इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलेंगे और यहाँ आ जाएंगे। सपोज यहाँ से निकला एक माइनस डी क्यू का चार्ज, यहाँ पर आ गया माइनस डी क्यू, तो यहाँ से अगर माइनस डी क्यू निकलेगा और यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या बचा रह जाएगा, प्लस डी क्यू। यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकला यहाँ आ गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। फिर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है पता क्या करेगा, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव चार्ज का निकाल के यहाँ पे सेट करता रहेगा, लेकिन एक लिमिटेशन होती है, लिमिट तक, ऐसा एक लिमिट तक करेगा। सपोज उसने इस रोड को तो बना दिया पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी नेगेटिवली चार्ज बना दिया इसको कैसा बनाया उसने बताइए, नेगेटिवली चार्ज। और कितना इसको ना नेगेटिव चार्ज बनाते थोड़ी सी देर के अंदर इसको कितना चार्ज कर दिया, इसके ऊपर माइनस क्यू का चार्ज इकट्ठा कर दिया उसने कितना चार्ज इकट्ठा कर दिया यहाँ पर इसके ऊपर माइनस क्यू का, यहाँ पे चार्ज इकट्ठा हो गया जी माइनस क्यू का। और यहाँ पे चार्ज कितना इकट्ठा हो गया बताइए, यहाँ पे चार्ज इकट्ठा हो गया प्लस क्यू का चार्ज इकट्ठा हो गया जी, यहाँ पे इस पे प्लस क्यू का चार्ज इकट्ठा हो गया। क्योंकि ना एक बार बताइए आप, इसका नेगेटिव चार्ज निकालना यहाँ रख दिया तो यहाँ पे क्या रोड, कौन सी रोड होगी, पॉजिटिव चार्ज रोड। और यहाँ पे ये वाली रोड कौन सी है, ये मान लो इसकी वैल्यू -100 कूलम्ब है, इसकी वैल्यू मान लो +100 कूलम्ब है। ये इस इलेक्ट्रोलाइट की एक पावर होती है खुद की कि वो कितना नेगेटिव चार्ज इसका निकाल के यहाँ रख देगा। ये इलेक्ट्रोलाइट ऐसा कैसे करता है, ये चीज केमिस्ट्री में है कि एक कार्बन रोड और एक जिंक रोड हो तो इलेक्ट्रोलाइट एक का नेगेटिव चार्ज निकाल के दूसरे पे रख देता है। ये इस केमिकल का कमाल है, इस सॉल्यूशन का कमाल है ये, ठीक है ना। सबसे बड़ा कमाल तो ये हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर वो भी यहीं से बना है कि अगर अमोनियम क्लोराइड डाल के पानी के अंदर दो रोड्स को रख दें तो एक का नेगेटिव चार्ज निकल के दूसरे पे आ जाता है, इसका नेगेटिव चार्ज निकल के दूसरे पे आ गया यहाँ पे। ऐसा होगा, प्रैक्टिकली ऐसा होता है और एक लिमिट तक होगा। इस पे -100 आ गया, मान लो इस पे कितना आ गया +100, और ये मेंटेन रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये नेगेटिव चार्ज तो हल्का फुल्का है, ये तो मूव कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करता, बहुत भारी होता है। प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स कभी मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के फुल्के होते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये बताइए, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए आप, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स ना, ये नेगेटिव चार्ज वापस जाना चाह रहा है, ये क्यों जाना चाह रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ का पोटेंशियल हायर है, यहाँ का पोटेंशियल लोअर है। नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करता है। कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, लोअर पोटेंशियल टू, उसकी टेंडेंसी होती है मूव करने की, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये नेगेटिव चार्ज जाना चाहता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल लोअर है, यहाँ का पोटेंशियल हायर है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाना चाहता है। इसके अंदर से इच्छा है कि यार मैं जाऊँ, जैसे आप लोगों के अंदर से इच्छा है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो रोहतक पीजीआई में पढ़ें, एम्स में पढ़ें, अंदर से इच्छा है कि नहीं है। अभी मैं आपको कहूँ चलो मैं एम्स दिखा के लाता हूँ, लो 50 रुपये दो, एम्स देखेंगे, आप 1 मिनट में दे दोगे यार, ठीक है। आपको नॉन मेडिकल का बच्चा है, उसको कहते सर चलो मैं IIT दिल्ली दिखाऊंगा 50 रुपये में, 1 मिनट में चल पड़ेंगे, अंदर से इच्छा है यार जाने की, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है यार, ये नेगेटिव चार्ज ना इच्छा है इसके अंदर से जाने की, यहाँ तक जाने की, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल क्या है, लोअर, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, हायर। इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है हमेशा ही फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाने की, वो जाना चाहता है वहाँ पर, लोअर टू हायर। ये बात याद रखो, ये ऐसा पूरी फिजिक्स में ऐसा होगा, यहाँ नहीं होगा, हमेशा ही होगा ऐसा। अच्छा अब सुनो, और वैसे भी सोच सकते सर मैकेनिकली कैसे सोचे, मैकेनिकली ऐसे सोच सकते हो कि ये इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा इस तरफ, तो उस फोर्स की वजह से आएगा इधर। लेकिन ये केमिकल सोल्यूशन है ना, ये नहीं जाने देगा। केमिकल सोल्यूशन का मैंने अलग किया क्यों है तुम लोगों को, अलग अलग नेगेटिव चार्ज निकाल के यहाँ रखा है, मैं तुम्हें जाने थोड़ी दूंगा। अब मेरा काम है केमिकल सोल्यूशन, ये बोलते हैं केमिकल सोल्यूशन को। आप ये सोचो एक बंदा है ये वाला, इसका काम को पता है क्या है, इस बंदे का काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना। क्या काम है इसका, पोटेंशियल, इस पे नेगेटिव चार्ज रखना, इस पे पॉजिटिव चार्ज रखना। आपने जबरदस्ती इसका नेगेटिव उठा के यहाँ रख दिया ना, जबरदस्ती उठा के रख दिया, तो ये वापस ले आएगा इधर, चल यहाँ पे किधर आ गया आराम करो, फिर वापसी ले आएगा यहाँ -100 या +100, फिर से यहाँ का -2 निकाला वापस यहाँ रख दिया, तो यहाँ -98 यहाँ +98 हो गया। ये केमिकल सोल्यूशन कहेगा नहीं भाई मैं इतना मैं मतलब मेरी पावर है इस पे -100 इस पे +100 मेंटेन करने की, वो मैं कर दूंगा दोबारा से, उठा के फिर रख देगा -2 का, तुरंत इंस्टेंटली रख देगा। केमिकल सोल्यूशन का काम यही है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। इस इलेक्ट्रोलाइट का काम यही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। लेकिन आपने क्या किया, एक रास्ता बना दिया इलेक्ट्रॉन के जाने का यहाँ से यहाँ तक, ये वायर लगा के, ये वायर लगा के क्या बना दिया, एक रास्ता। इलेक्ट्रॉन को सोचा कि अच्छा रास्ता मिल गया, इधर से जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं इधर से जाऊंगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं जाने देगा,
दूसरा रास्ता है, चलो इस रास्ते से चलते हैं, इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से जाना शुरू हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से जाना शुरू होंगे तो मान लो कि -2 कूलम चला गया, तो इस पे हो गया -98, इस पे कितना हो गया +98 इलेक्ट्रोलाइट। सोचो ये क्या हो रहा है, इस पे चार्ज नेगेटिव है और ये कम हो रहा है, इस पे भी चार्ज कम हो रहा है, ये क्या हो गया, और ये तो इस रास्ते से जा भी नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं तो अपने काम पे लग जाता हूँ, यहाँ का -2 उठा के वापस रख देगा, फिर इधर से फिर आ जाएगा -2, ये फिर उठा के रख देगा, फिर ये आ जाएगा -2 घूम के, फिर ये उठा के रख देगा। इसका काम यही हो गया। तो यार ये कमाल हो रहा है, लगातार अपने आप चार्ज कम हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, होने तो कम, मैं तो अपना मेंटेन करके रखूंगा। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये लगातार काम करता रहता है, ये इलेक्ट्रोलाइट कभी थकता नहीं है, ठीक है, इसकी पावर कभी खत्म नहीं होती। ये इलेक्ट्रोलाइट जो होगा ये इसका नेगेटिव उठा के यहाँ पे रखता रहेगा और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगा। तो और पोटेंशियल डिफरेंस जब तक बराबर नहीं होता तब तक करंट चलता है, जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं होता, तो पोटेंशियल कभी बराबर होने ही नहीं दे रहा इलेक्ट्रोलाइट, करंट लगातार क्यों चलता है। इसमें आपका क्वेश्चन ये हो सकता था कि सर आपने बैटरी जोड़ी, आप कह रहे हो 1 महीने तक भी रख दो, 1 महीने तक भी करंट चलता रहेगा। सर ऐसे कैसे चलता रहेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाके इकट्ठे हो रहे हैं, वो इकट्ठे नहीं हो रहे, वो इलेक्ट्रॉन जा तो यहाँ से यहाँ तक रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट उठा के वापस रख दे रहा है। समझ आ रही है बात आपको, और इससे ये करंट लगातार चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और बेसिकली करंट एक्चुअल में जब इलेक्ट्रॉन्स, देखो प्रोटॉन्स तो मूव कर ही नहीं सकते वायर के अंदर, वायर के अंदर प्रोटॉन्स रियलिटी में कभी मूव नहीं करते। तो जब प्रोटॉन्स कभी मूव ही नहीं करते तो इलेक्ट्रॉन से ये मूव करेंगे, बस इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो करंट चलेगा। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं इधर, लेकिन करंट की मूवमेंट इस तरफ मानेंगे हम लोग, इस तरफ, करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में। इलेक्ट्रॉन्स के हम अपेरेंटली ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आ गया है। यार ये बोलना कि -2 कूलम यहाँ से यहाँ गया है, या फिर ये बोलना कि +2 कूलम यहाँ से यहाँ गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिजल्ट तो सेम ही आना है। अगर देखो जब -2 यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ -90, यहाँ पे हो गया -98 कूलम, यहाँ हो गया +98 कूलम, लेकिन जब +2 यहाँ से यहाँ जाएगा तब भी वही होगा, रिजल्ट तो वही आना है। जब रिजल्ट वही आना है तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि अपेरेंटली ऐसा करते हैं, लेकिन रियलिटी में कभी पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता ही नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज हम मान लेंगे इधर से इधर गया है और करंट भी इधर ही गया है, और रियलिटी में क्या हो रहा है, रियलिटी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आ रही है बात समझ में, और करंट की डायरेक्शन ये रहेगी। गैल्वेनोमीटर को डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया कि वो डिफ्लेक्शन इस तरफ दिखाएगा, करंट की डायरेक्शन में। डिफ्लेक्शन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट में दिखाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इधर आता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इधर आता है। आ रही है बात समझ में आपको, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की डायरेक्शन में कभी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नहीं आता। हाँ जी, बात समझ में आई। करंट कैसे चलता है पहले तो ये बता रहे, और ये बैटरी है बेसिकली, ये क्या चीज़ बताइए, बैटरी। अब सुन लो बैटरी क्या होता है। बैटरी सिंपल सी बात है, एक बैटरी में 2 प्लेट होती हैं और उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट लगा रहता है, कोई केमिकल सॉल्यूशन होता है, और वो केमिकल सॉल्यूशन क्या करता है, उन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या मेंटेन करके रखता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सिंपल सी बात है। वो केमिकल सॉल्यूशन कुछ ऐसा होता है, अब जैसे कि आपने बचपन में ना एक एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा कि जैसे घड़ी के अंदर जब सेल खराब हो जाता है तो उसके तोड़ के जरूर देखा होगा क्या निकलता है इसमें से, तोड़ा आपने कभी? देखो घड़ी का जो सेल होता है अगर आप उसको तोड़ोगे तो उसके अंदर कुछ नहीं, अंदर एक रोड होगी, ठीक है, अंदर एक रोड होती है, कोई मतलब कार्बन की या फिर कोई मेटालिक टाइप की रोड होती है, और ऊपर जो कवर है ये भी एक मेटल है। तो एक प्रकार से 2 रोड्स होगी, एक तो ऊपर वाला कवर हो गया ये, और एक अंदर की रोड होगी, और बीच में सिर्फ ब्लैक 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 पाउडर सा ही होता है बस। वो जो ब्लैक ब्लैक वो इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या बताइए यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट, उसका काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। वो ये जो लिक्विड का जो काम है ना वो कर रहा है, वो जो ब्लैक ब्लैक निकलता है उसमें से। यार सीधी सी बात यही है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बैटरी कैसे काम करती है, ठीक है ना, करंट कैसे चलता है, ठीक है। ये भी खत्म होगा वैसे, इसका क्वेश्चन है कि सर वो खत्म भी तो होता है, वो सेल कभी खत्म क्यों, वो खत्म क्यों हो रहा है। ये एक्चुअल में कभी ना कभी क्या होगा, ये दोनों रोड्स खत्म हो जाएंगी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद खराब हो, क्योंकि अभी भी देखो इन रोड्स को यूज करते हुए मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया है तब से ये वाली रोड चल रही है, मैंने बीच में नहीं खरीदी रोड, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया ना, ठीक है ना। ये वाला मुझे ध्यान है, मतलब अगले दिन जैसे क्लास चलनी थी तो मैंने अम्बाला फ़ोन किया था कि मुझे सामान चाहिए इसका इलेक्ट्रोडायनामिक्स का, और मैंने वो वाली जो क्लास थी ना, फिर मैंने कहा कि ये वाला टॉपिक आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, कल पढ़ाएंगे। मैंने जा क्योंकि ताकि मैं सामान ले आऊँ बाद में जाके, तो मैं ये सामान स्पेशली जाके लेके आया था, और ये तब से यही वाला सामान चल रहा है, बीच में मैंने रिप्लेस नहीं किया। और ये देखो क्या हालत हो चुकी है इसकी। ये रोड फिर भी ठीक है क्योंकि ये कम यूज हुई है, ये बहुत ज़्यादा यूज हो रखी है, और ये ना लगातार, ये तो मैं जब एक्सपेरिमेंट करता हूँ जब,
तब तब डलता है पानी में, तब तब करंट चल रहा होता है। अगर लगातार ये हालत है उसकी 6 महीने में हो जाती है। फिर समझ रहे हो बात को, 6 महीने में ये हालत हो जाती है, जो अभी अभी इतने सालों बाद ये वाली हालत हुई है इसकी। तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं जो है ना इसकी रस्टिंग होती है, रोड खराब हो रही होती है, कहीं ना कहीं ये रोड खराब हो रही होती है, और शायद मैं भी इसलिए डिफ्लेक्शन आ रहा हो अच्छे से। अगर इसको मैं अच्छे से यहाँ पे ना इसको साफ कर दूँ ना और फिर डिफ्लेक्शन करूँ मैं अगर, क्योंकि ऊपर ना इसकी रस्टिंग हो गई है, सैंड पेपर से हटेगी ये रस्टिंग होगी इसकी। तो ये जो रस्टिंग है केमिस्ट्री में पढ़ना कैसे हो रही है, रस्टिंग क्या है, फिजिक्स में तो नहीं है ये चीज़। अब ये जो चीज़ है ये अगर नई रोड ले लोगे तो अच्छे से डिफ्लेक्शन आएगा, फिर तो रोड कभी ना कभी खत्म तो होंगी ही, ये बात पक्की है। इसी प्रकार वो जो इलेक्ट्रोलाइट है जो सेल की बैटरी के अंदर लगा हुआ रहता है, वो उसकी पोत तो कभी ना कभी तो यार खत्म होगा ही, वो खराब हो जाएगा। मतलब वो जो रोड्स हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज तो ही रहा है कहीं ना कहीं अंदर से, ठीक है ना। तो वो परमानेंट तो ये भी नहीं है, परमानेंट वो भी नहीं है। आगे बात समझ में आपको? नहीं नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो निकल के यहाँ जा रहे हैं ना, कुछ ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, मेटालिक ऑक्सीडेशन होता है कुछ, ठीक है ना। जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो आपने डिटेल, मतलब मैं ना भूल गया एक्चुअली, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, मतलब ध्यान नहीं है क्या होता है इसमें, कि ये जो है ना ये एक एलिमेंट से दूसरी एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है बाहर। जैसे ये जिंक है अगर, तो जिंक में से उसके इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हो तो जिंक जो है वो दूसरे फॉर्मेट में बदल रहा हो, या जिंक के आयंस कुछ बन रहे हैं, या कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पे ऐसा कि एक मतलब जो है ना ये दूसरे मेटल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है ये, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। करंट कैसे चलता है मैंने ये बताया अभी तक, बस और कुछ नहीं है। करंट चलता आखिर कैसे? अब आते हैं मुद्दे पे। इसके अंदर से क्वेश्चंस कैसे आएंगे सर? देखो इसके अंदर से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करना पड़ेगा मुझे, इस पूरे सिस्टम को। इसको मैं काम करता हूँ अभी, इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ इसी चीज़ को। ये रोड से ऐसे, इस वायर को मैंने थोड़ा मोटा कर दिया। इस वायर के अंदर क्या होता है मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको। इस वायर को थोड़ा सा मैंने मोटा, अलग ही वायर है, एक ही है, ये दो वायर नहीं है। इसमें ये केमिकल सॉल्यूशन है जी, यहाँ पर ये केमिकल सॉल्यूशन है, ठीक। ये वायर है, कॉपर की वायर है, कॉपर की बनी होती है वायर। तो कॉपर के बीच बीच में क्या है यहाँ पे न्यूक्लियस है, मतलब एटम है कॉपर के। कॉपर का एटम बहुत हैवी होता है। कॉपर का मास नंबर क्या होता है किसी को पता हो तो? मास नंबर पूछना, एटॉमिक नंबर थोड़ा ना पूछ रहा हूँ। चलो जो भी है 60 के आसपास है, पता नहीं जो भी है, सुन लो आप, यानी ये बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं 60 मान लो एक बार यार, कुछ भी हो, 60 मान लिया। उसके अंदर एक बहुत है यार, मास नंबर 60, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, 60 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसके अंदर, तो बहुत हैवी हो गया वो हिलता नहीं है अपनी जगह से। उसका आयन भी बहुत है। आयन क्या होता है कॉपर का, उसमें से एक आधा इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो एटम में से, न्यूट्रल एटम में से एक आधा इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो, आयन बन जाएगा। आयन भी बहुत हैवी हो गया, हिलता नहीं है। अब जब इलेक्ट्रॉन, एक बात बताइए, जब ये इसके अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ कौन सा चार्ज बताइए? पॉजिटिव। इसके ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव। अंदर इस वायर के अंदर ही अंदर क्या जनरेट होगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैं रेड कलर की बनाता हूँ, अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की शेप वही हो जाएगी जो वायर की शेप है, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अंदर ही अंदर जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव समझ रहे बात को? यहाँ पे क्या बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन किधर इलेक्ट्रिक फील्ड की बताओ? पॉजिटिव टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया,
अब सुनो, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। एक रूल मैंने बताया था, अगर ई के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू का चार्ज रख दें, देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इक्वल टू क्यू ई। एंड अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही फोर्स लगेगा, और चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगेगा। ये बात आपको पता है, सिंपल सी बात है यार, ये तो सबको पता होनी चाहिए, ये बात पता है, ठीक है? तो यार मतलब कॉमन बात है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के ये ना व्हाइट कलर के इलेक्ट्रॉन्स है, चलो ये दूसरा कलर बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स का कलर कौन सा बनाऊँ मैं? येलो बना लेते हैं, येलो कलर का इलेक्ट्रॉन है, सही कह रहे हो, येलो कलर का इलेक्ट्रॉन है। येलो कलर के इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे, थोड़े अलग से दिखे। इन येलो कलर के इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर लगेगा? किधर, किसके अपोजिट में? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, इधर कहीं लगेगा ऐसे फोर्स, ठीक है ना? फोर्स किसी से एक्सेलरेट करेगा इसी तरफ, जब ये यहाँ आएगा तो इधर फोर्स लगेगा, फिर से जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट में, फिर ये एक्सेलरेट करेगा। अच्छा एक बात बता सकते हो कितना फोर्स लगेगा इस पे? हैं? फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई का लगता है ना, तो ई इंटू ई का फोर्स लगेगा इस पे, ई जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। अरे ये बात समझ में आपको? एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? ई डिवाइड बाय में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या मास ऑफ, ये एक्सेलरेशन पता है कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन है यार, करोड़ों मीटर पर सेकंड है ये। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो 2 न्यूटन पर कूलम्ब है, कितना मान लो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है कुछ 1.6 × 10⁻⁻19, यहाँ पे 10⁻31 आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 10⁻31 ऊपर जाएगा तो 10⁻+31 बन जाएगा। इसको सोल्व करोगे ना तो करोड़ों मीटर पर सेकंड आएगा, अरबों मीटर पर सेकंड आएगा। ये अरबों मीटर पर सेकंड मतलब एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा, स्पीड बहुत ज्यादा होगी, उसकी स्पीड तुरंत हो जाएगी, तुरंत उसकी स्पीड करोड़ों मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है ना? अब इतनी ज्यादा स्पीड होगी, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये करोड़ों मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि बीच में टकरा जाता है, बीच बीच में एटम्स हैं, बीच बीच में न्यूक्लियस हैं। वो जो एटम्स और न्यूक्लियस में बना रहा हूँ ना, वो किसी और कलर के बना रहा हूँ मैं, बीच बीच में एटम्स और न्यूक्लियस हैं, कौन से कलर के बनाऊँ? ये एटम्स है, एटम एक, ये बीच बीच में एटम फंसे हुए यहाँ पे, ये बीच बीच में क्या है, ये जो ब्लू ब्लू स्पॉट्स बनाए हैं मैंने, क्या बताइए? ये बीच बीच में एटम है, इलेक्ट्रॉन बेचारा फंस गया। और ये ऐसे जैसे बीच में भारी पत्थर पड़े होते हैं ना, जो हिलते नहीं एक जगह से और जिनको हटाना ही मुश्किल है, ये वैसे पत्थरों की तरह है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन बेचारा हल्का फुल्का और ये इतने हैवी। अब इलेक्ट्रॉन सीधा चले, टक्कर होगी इलेक्ट्रॉन की, सीधी सी बात है ही है। इलेक्ट्रॉन क्या पता सामने वो तो सीधा टकरा जाएगा, उसकी आंखें तो लगी नहीं हुई हैं। अब होगा क्या? अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये फंस गया भाई। कैसे फंस गया आपको पता लग गया होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है जैसे यहां से लेके यहां तक, बहुत यहां से लेके यहां तक गया, लाखों करोड़ों मीटर पर सेकंड स्पीड होगी इतनी यहां से यहां तक जाने में। लेकिन यहां से टकराने के बाद जब यहां पे टकराया तो फिर क्या होगा कि ऐसे जाएगा ये, फिर उससे इसे टकरा जाएगा, इससे टकराएगा, फिर इसे। हाँ जी, एटम का मास तो बहुत ज्यादा है, वापस नहीं आ जाएगा। ये कह रहा है कि सर एटम का मास बहुत ज्यादा है, टकरा के वापस आ जाना चाहिए सर। डिपेंड करता है कि वो किस तरीके, कुछ इलेक्ट्रॉन्स वापस भी आ जाएंगे, फिर चले, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, फिर चले जाएंगे। जैसे कि एटम है, अगर हेड ऑन कोलिजन हुआ बिल्कुल ऐसे आमने सामने, फिर तो वापस ही आएगा। ये कोलिजन कुछ ऐसा हुआ, ये ऐसा था और ये इलेक्ट्रॉन था, ये बिल्कुल ऐसे टकराया तो मैं मानता हूँ वापस ही आएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक वापस कितना वापस आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा फिर जाएगा ये तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ टकराया, यहाँ पे जाके ऐसे टकराया, तो यहाँ जब टकराया तो हो सकता है कि इधर चला जाए ऐसे, ठीक है ना। ये था, ऐसे था, ये हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ऐसे टकराए इससे ऐसे, तो ये ना इसकी ऐसे जाने की संभावना ज्यादा है। ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये ऐसे जाके ऐसे चला जाएगा। फिर समझ आ रही है बात आपको? मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि साइडों में टक्कर हुई है, और साइड में टक्कर नहीं हुई होगी, बिल्कुल मिड में हुई होगी, तो थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो फिर आगे फिर हो जाएगा, मतलब जो है। और ये तो ना अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसा तो कुछ एक के साथ होगा जो बिल्कुल टकरा के वापस हो रहे हैं, बार बार टकरा के वापस हो रहे हैं, बार बार वहीं पर ही, ठीक है। जो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं ऐसे तो बहुत कम होंगे। टकरा टकरू के इतना ज्यादा एक्सेलरेशन ना कहीं से वो पहुंच जाएंगे, मतलब यहाँ तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे,
हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? रिकवर तो करेगा अपनी स्पीड, फोर्स इधर लग रहा है उसके ऊपर बहुत तगड़ा, पहले तो टकराया, टकरा के वापस आया, टकरा के वहीं रुक गया, मान लो टकरा के कई बार वहीं रुक जाता है, टकरा के वहीं रुक गया, ठीक है, टकरा के वहीं रुक गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा उसमें फिर से। अब इतना तगड़ा फोर्स लग रहा है तो कहीं ना कहीं से ऐसे कर करके निकल जाएगा, उतनी स्पीड फिर आ जाएगी। स्पीड आने में टाइम नहीं लगता उसको, क्योंकि करोड़ों मीटर पर सेकंड करके अरबों मीटर पर सेकंड करके एक्सेलरेशन है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में स्पीड आ जाएगी उसकी। तो ये उसी स्पीड से वहाँ पे फिर पहुंचेगा दूसरे स्पीड पे। ये टक्कर मार रहा है ना, उतनी स्पीड से नहीं पहुंच सकता है। मैं बता रहा हूँ क्या होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है टक्कर मारी, टक्कर मार के मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इधर टक्कर मार गया, इधर टक्कर मार के मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, फिर इसे टक्कर मारी, फिर इसे टक्कर मारी, फिर इसे टक्कर मारी, इसे टक्कर मार के उससे वापस यहाँ आ जाए, फिर इसे टक्कर मार के उससे इसे टकरा जाए, फिर इसे टक्कर मारी उससे इसे टकरा जाए, फिर इसे टक्कर मार के उससे इधर गया, इधर 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 टक्कर मारी, फिर इधर टक्कर मारी, इधर टक्कर मारी, फिर ये इधर टक्कर मार के इधर चला गया। ऐसे करके जो है ना वो टक्करी मारता रहता है, कोलिजन ही होते रहते हैं यहाँ पे, बहुत सारे दुनिया भर के कोलिजन होते हैं, उसको बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, बहुत टक्कर मारता है, बहुत कोलिजन होते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स इतना ज़्यादा लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है, अरबों मीटर पर सेकंड उसके एक्सेलरेशन है, तो उतना एक्सेलरेटर रुक भी जाएगा तो तुरंत स्पीड आ जाएगी उसके अंदर, तुरंत काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी बार बार खत्म होती रहेगी। वो काइनेटिक एनर्जी क्यों खत्म होगी? बार बार टक्कर मार रहा है। समझ आ रही बात? बात ये वही है कि आपको एक मोटरसाइकिल दे दिया जिसकी स्पीड 2000 मीटर पर सेकंड तुरंत हो जाती है, 1 सेकंड के अंदर अंदर 2000 मीटर पर सेकंड तुरंत हो जाती है, इतनी स्पीड, इतनी ज़्यादा पिकअप है उस मोटरसाइकिल की। और यहाँ से दिल्ली बिल्कुल सीधा रोड है, चौड़ा रोड है, बिल्कुल सीधा, कहीं नहीं मुड़ता, और आपको कहते हैं अभी दिल्ली पहुंचना है। अगर 2000 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आप सेकंडों में पहुंच जाओगे दिल्ली, सेकंडों के अंदर। लेकिन बीच में बड़े बड़े पत्थर रख दिए, इतने हैवी हैवी पत्थर और जगह जगह रख दिए, कुछ नहीं पता, और आंखों पे पट्टी बांध दी आपके, आंखों पे पट्टी है, मोटरसाइकिल चलेगी तो 2000 मीटर पर सेकंड चलेगी, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और जगह जगह भारी भारी पत्थर है बहुत। बताइए क्या होगा? और हेलमेट ऐसा पहना दिया आपका सिर नहीं फूटता। पता है क्या होगा? आप आंखें बंद करके ऐसे करोगे, सीधे सीधे जाना, कहीं नहीं मोड़ना, बस सीधे जाओगे, मोटरसाइकिल टकराएगी एकदम से, फिर एकदम से फिर मोटरसाइकिल की स्पीड हो जाएगी, फिर टकराओगे। मतलब यहां से दिल्ली जो है ना, तब तक तो करोड़ों टक्कर हो चुकी होंगी आपकी, करोड़ों टक्कर, करोड़ों बार टक्कर मार चुके होगे, और दिल्ली तो फिर पहुंच लिया आप। दिल्ली पहुंचने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। आंखों पे पट्टी बंदी रहनी चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो पहुंचने में बहुत टाइम, इस इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा ही होता है एक्चुअल में। इन इलेक्ट्रॉन को यहां से लेके यहां तक, जो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जा सकते थे, इनको बहुत टाइम लग जाता है। इनकी जो यहां से लेके यहां तक जाने की जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज स्पीड, वो होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, बहुत कम, 1 मीटर पर सेकंड से भी बहुत कम, इतनी कम स्पीड हो जाती है इनकी, क्योंकि टक्कर होगी यार। 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, ये एवरेज निकल के आता है इनकी स्पीड का। ये वास्तव में इतनी स्पीड से चल रहे हैं एवरेज में, मतलब जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की डिवाइड बाय टोटल टाइम, उसको जब किया जाता है तो वो इतना निकल के आता है रियलिटी में। इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, और ये पहुँचने को कितनी देर लगती है इनको आपको पता ही है। जिसका एक्सेलरेशन अरबों मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसको तो 1 माइक्रो सेकंड का 1 माइक्रो सेकंड से भी कम समय में वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था, अगर बीच में टक्कर ना होती तो। या कोलिजन सारा मामला खराब कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में आपको? और ये जब कोलिजन हो रहे हैं, अब सुना बात, इनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, इन काइनेटिक एनर्जी एकदम से खत्म हो जाती है, खत्म, फिर आई काइनेटिक एनर्जी, फिर खत्म। वो काइनेटिक एनर्जी जा कहाँ रही है? वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। वो किस में कन्वर्ट हो रही है? और वो हीट एनर्जी, वायर गर्म हो जाती है, इस वजह से वायर गर्म हो जाती है, और इस हीट एनर्जी को बोलते हैं जूल हीटिंग। क्या बोलते हैं इसको? जूल हीटिंग। जूल ने बताया था इस बारे में सबसे पहले। उसने कहा था कि भाई ये जो वायर करंट चलने पे वायर गर्म होती है, इसमें से हीट एनर्जी बाहर निकलती है, और उसका कारण बताया था उसने कारण ये बताया, जूल हीटिंग का कारण आपसे कोई पूछ ले, बोर्ड में आ जाए, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं कि जूल हीटिंग जो है ना वो क्यों हो रही है, जूल हीटिंग होने का कारण क्या है। तो आप ही कहोगे कि भाई जूल हीटिंग, वायर में से जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, करंट चलता है, वायर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पर पूछ रहे कि इलेक्ट्रॉन जाते क्यों हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते क्यों? भाई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन होता है करोड़ों मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों होता है? बीच फॉर्मूले से निकाल लो, इसलिए होता है। तो वो क्या करता है, बीच बीच में एटम्स और आयन से टकरा जाता है, तो वो जो एटम और आयन से टकराता है तो वो काइनेटिक एनर्जी एकदम से खत्म हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी जूल हीटिंग में कन्वर्ट हो जाती है, और जूल हीटिंग मतलब हीट एनर्जी में कन्वर्ट, वो जूल हीटिंग है। जूल हीटिंग समझ के क्यों हो रही है? अब सुनो अगली बात, इसके अंदर जो है ना
ये आपको पता लग गया कि इसकी वेलोसिटी जो करोड़ों मीटर पर सेकंड होनी चाहिए थी, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो इतनी एवरेज इतनी रह जाती है, एवरेज इतनी रह जाती है। इस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको बताइए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्चुअल में हमारी ना प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही घटना घट रही है। प्रैक्टिकल लाइफ से हम इस चीज़ को जोड़ सकते हैं, मतलब इस कंसेप्ट को। हर बच्चे के अंदर सिलेक्शन तो वो ऐसे ले ले, सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, 6 महीने में 10 महीने में। एनर्जी हमारी पता कहाँ खत्म हो रही है, ये इसको मैं देख लूँगा, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, पता नहीं कहाँ हम इलेक्ट्रॉन हैं, हम चाहें तो यहाँ पे तुरंत पहुँच जाएं, तुरंत पहुँच जाएं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारी एनर्जी जो है वो कभी फेसबुक में चली गई, कभी इंस्टाग्राम में चली गई, कभी घर वालों से लड़ने में चली गई, कभी टीचरों से लड़ने में चली गई, ठीक है, कभी किसी चीज़ में चली गई। मतलब हमारी एनर्जी जो ना सारा दिन दूसरों की बातें सुनने में लगी चली गई, ये सोचने में चली गई फिजिकल एजुकेशन के म्यूजिक लूँ, उसी में पूरे दिन से सोच रहे हैं, ठीक है, कहाँ पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, कौन सी किताब पढ़ूँ, इसमें एनर्जी चली गई। कहने का मतलब ये है हमारी पूरी की पूरी एनर्जी जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही है, सारी की सारी। जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो रही थी ना, हमारी पूरी एनर्जी इसमें खत्म हो रही है, 99% एनर्जी खत्म हो रही है, सिर्फ 1% एनर्जी लग पा रही है। ये वजह है। टेस्ट सीरीज किसी लूँ, एलन की आकाश की, चार दिन से सोच रहा है उसके बारे में, सर मैं 4 दिन से बहुत टेंशन में हूँ, मैं 4 दिन से सर खतरनाक टेंशन में हूँ। वो क्या टेंशन है भाई? सर पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, ऐसी टेंशन है कि क्या पढ़ाई? सर मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ सर, आधे बच्चे कह रहे हैं एलन की टेस्ट सीरीज लो, आधे बच्चे कह रहे हैं आकाश की टेस्ट सीरीज, मैं समझ नहीं आ रहा कौन सी टेस्ट सीरीज लूँ। मैंने कहा तो एक काम कर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बताइए क्या है? बोला सर वो तो नहीं आती, टेस्ट सीरीज लेके थोड़ा सीखूंगा सर। भाई वो लिया तेरे को, बेसिक पॉइंट का एक अक्षर नहीं आता उसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स की डेफिनेशन नहीं आती क्या है, ठीक है। और वो जो है कह रहा है मैं टेस्ट सीरीज कौन सी लूँ, को लेकर 4 दिन से टेंशन ले रहा है। चलो एनीवे आपको बात समझ में आ गई होगी। मतलब यार एक बार बताऊं मैं आपको, इलेक्ट्रॉन की अगर डायरेक्शन सही होती ना, इलेक्ट्रॉन की अगर डायरेक्शन सही हो, पता क्या करता है इलेक्ट्रॉन? थोड़ा समझदार होता है ये पता क्या करता है, पत्थर आ गया था बीच में, कोई बात नहीं, थोड़ा मुड़ जाए यार, ये ले मुड़ गया, इधर पत्थर आ गया, थोड़ा मुड़ गया भाई, एटम आयन आ गया, फिर इधर थोड़ा मुड़ गया, फिर मुड़ गया, ये मुड़ के जा रहा होता है ऐसे। सोचो कितना जल्दी पहुंच जाता है ये बीच में टक्कर ना मारता। बस हम लोग करते क्या, टक्कर मारते रहते हैं। प्रॉब्लम ये, और ये अब से नहीं, अब दूसरी डायरेक्शन में टक्कर मार रहे हो, ठीक है। हमारे टाइम में भी था, एक बच्चा था इतना इंटेलिजेंट था, मतलब यानी कि सुपर इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होना था उसकी। पता क्या प्रॉब्लम रहती थी उसकी? प्रॉब्लम क्या रहती थी उसकी? दिक्कत क्या थी? वो लड़ाई क्या करता था, किस बात के लिए? तो उसके अंदर मुद्दा क्या था उसका कि पूरा दिन से पता है किस बात की टेंशन लिए हुए, पूरा दिमाग खराब किस बात के लिए था। आज वो अंकल आया, पीजी में रहते थे ना, पीजी में वो जो अंकल आया ना, मेरी अलमारी उठा के ले गया, बेटा तेरे को दूसरी अलमारी देंगे, नए रूम में नया बच्चा आया उसके लिए अलमारी। तो मेरा दिमाग खराब, उस अंकल की ऐसी की तैसी, मैं चाहते चाहते तोड़फोड़ मचाऊंगा। यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, मतलब मान लो कि पानी कम स्पीड से आ रहा है, वो टैप खराब होगी या पंखा धीरे चल रहा है, चल नहीं रहा, इतनी टेंशन लेता उसकी पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो पाती थी। पता है क्या, नहीं वो पढ़ने में फिर भी अच्छा था, सोचने वाली बात है, जब पूरी एनर्जी तो अभी वो पता है क्या तेरे को, जो साइड में जो रूम वाला लड़का टेढ़ा नहीं देख रहा था, यहाँ से गया जब टेढ़ा देख रहा था वो, मुझे कुछ दंगते वो ठीक नहीं लग रहे उसके, इस बार टेढ़ा देखता तो मैं बताता हूँ उसको। मतलब कहने का ये है, एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रही है पूरी एनर्जी। मैं उसको ये समझाता भाई तू जो है ना, मतलब जिस दिन तेरी एनर्जी तू पूरी लगा देगा ना, उस दिन कुछ और ही बात हो जाएगी, एनर्जी कहीं और ही लगी हुई है। एनीवे आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो है ना, आपको जो है ना इसमें ये, खैर इसके मुद्दा इस बात है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता लगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेफिनेशन लिखो एक बार, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेफिनेशन क्या होती है सुनो। देखो एवरेज वेलोसिटी with which electrons flows from lower potential to higher potential. Electrons flows from lower potential to higher potential. Electrons
कहाँ से कहाँ तक जाते भैया? लोअर टू हायर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD नोट करते हैं, किसे नोट करते हैं इसको? इसका फॉर्मूला सुन लो क्या होता है, माइनस ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय में एम इंटू टाउ, माइनस ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टाउ। मास इलेक्ट्रॉन का है, ई यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है। टाउ यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम सुनो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम के बारे में लिखो। देखो, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, टाइम इंटरवल बिटवीन टू successive collisions is called relaxation time. Is called relaxation time. ये एनर्जी इस तरीके से वेस्ट हो रही है ना, इसका मतलब आप ये एग्जाम्पल देखना हर बच्चे में मिलता है। श्रुति पढ़ती थी, मेरी भतीजी थी, उसने क्या था कि कोविड के टाइम की, वो कोविड में था, कोविड में क्या था कि जो स्कूल के हाथ में थे, मतलब पूरे के पूरे, मतलब इवन थ्योरी के मार्क्स भी स्कूल के हाथ में थे, थ्योरी के जो मार्क्स थे 12th के वो भी स्कूल के हाथ में थे। स्कूल ने क्या किया, बच्चों को बुलाया और पेपर ले लिए, तो उसका फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा बेकार, थ्योरी का, ठीक है, उसका अच्छा नहीं हुआ पेपर। तो वो मेरे पीछे पड़ गई कि मेरा जो है ना ये वाला पेपर खराब हुआ है, मेरे इसमें कहीं अप्रोच कर दो, लगा दो, इसमें नंबर लगवा दो, मेरे इसमें 90 कमाएंगे, बाकी में तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री सब में मेरा पेपर अच्छा गया है, फिजिकल में मेरा पेपर बेकार गया है, इसके लिए आप कॉल कर दो उनको, ऐसे कर दो वैसे कर दो। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा ये नंबर कभी काम नहीं आते, फिजिकल के मार्क्स कभी जिंदगी में काम नहीं आएंगे। कहते ना मेरा तो CBSE में रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। CBSE में रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड क्या काम आएगा? रिकॉर्ड 2 दिन तो घर में क्लेश रहा इसी चक्कर को लेके, ठीक है, कभी किसी को कह रही है, कभी किसी को कह रही है, ठीक है। मेरे पेरेंट्स फोन आ रहा है मेरे फादर का कि वो करवा करूँ दे इसके नंबर। लेकिन एक बात बताओ, वो प्रिंसिपल भी क्या कहेगी, फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स के लिए आप फोन कर रहे हो, हद होगी मतलब जो है। मैंने इतना समझाया, 2 दिन एनर्जी वेस्ट, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, सुनो, अब उसके जो नंबर थे सब में अच्छे आए हुए थे। मैंने तो नहीं कहा भाई फिजिकल एजुकेशन के लिए मैं नहीं कह सकता, सीधी सी बात ये है, मैं किसी के लिए नहीं कह सकता। उसके क्या मतलब, फिजिकल एजुकेशन मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये बेइज्जती वाला काम है फिजिकल, और मार्क्स भी काम नहीं आने, टोटल में भी ऐड नहीं होते, कभी परसेंटेज कभी नहीं देखे जाते, कहीं नहीं देखे जाते। मैंने कहा कभी जरूरत पड़ जाए, कभी भी जरूरत पड़ जाए काम करना, मेरे को फोन कर देना कि यहाँ जरूरत पड़ गई थी, ठीक है ना, मैं जिम्मेदार हूँ उसका कि नंबर कम आए हैं। रिकॉर्ड जो है ना, कोई रिकॉर्ड कुछ खराब नहीं होता। उसका IGDTU में हो गया दिल्ली में, मैं उससे जब भी बात होती है ना, मैं उसके बोलता हूँ नंबर कहीं काम आए क्या, फिजिकल के नंबर कहीं पूछे, एडमिशन के टाइम पे पूछे गए होंगे, अब हो सकता है कि नौकरी के टाइम पे पूछे जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि उसने मेन पता है कहाँ, एनर्जी जो 2 दिन की वेस्ट हुई ना, वो उसकी वैल्यू क्या है, मतलब उसकी वैल्यू तो बहुत बड़ी वैल्यू थी ना यार। हो सकता है कि और 10 नंबर फालतू आ जाते, और 5 नंबर फालतू आ जाते, लेकिन समझाने से तो बात समझ नहीं आती ना। एनीवे, मैं अभी भी कई बार ये चीज़ आपको जब समझा रहा हूँ, मतलब हर चीज़ छोड़ छाड़ के, हर चीज़ इसको प्रायोरिटी दे दो, ठीक है, वो बात अभी समझ नहीं आती बस। लेकिन एक बार लाइफ की सारी चीज़ों को छोड़ के अगर उसको प्रायोरिटी दे दी, सब कुछ छोड़ के हर चीज़ को सेकेंडरी कर दिया, उसी को सब कुछ प्राइमरी मान लिया, तो वो बच्चा से कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, ठीक है, इतनी स्पीड तो है ही कि यहाँ से यहाँ पहुँच जाए और विद इन टाइम, ठीक है ना, इतनी स्पीड तो सबके पास है कि वो सिलेक्शन ले जाए, हर बच्चे के पास है, कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। चलो शुरू करते हैं इसको, ये आपको पता लग गया। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये अब तक सुनो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो, टाउ रिलेक्शन टाइम के बारे में लिखा आपने। रिलेक्शन टाइम क्या होता है बताइए आप? टाइम डिफरेंस या टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलेक्शन टाइम। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14 सेकंड के ऑर्डर की, लिख लो आप, 10⁻⁻14 सेकंड। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 सेकंड। हाँ जी, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल चार्ज बाय
टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द करंट. टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द करंट. ये करंट का फॉर्मूला है Q बाई टी. अच्छा सुन लो आप, इस हिसाब से बताइए चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी. चार्ज क्यू से करंट इनटू टाइम. चार्ज को क्या लिख सकते बताइए आप, करंट इनटू टाइम. ये फॉर्मूला तब लगता है जब करंट कांस्टेंट हो. जब करंट कैसा बताइए, कांस्टेंट. अगर करंट वेरिएबल हुआ, इफ करंट इज वेरिएबल, तो ये फॉर्मूला क्या आएगा इसका, आई डी टी इंटीग्रल. ये फॉर्मूला आएगा Q इज इक्वल्स टू आई डी टी इंटीग्रल. Q इक्वल्स टू आई डी टी इंटीग्रल. या देखो चार्ज होता है करंट टू टाइम. ये कब लगता है फॉर्मूला बताइए, जब करंट, यार सुनो करंट क्या होता है, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम. ये पता लग गया कि वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पर सेकंड जितना चार्ज फ्लो करेगा. करंट की डेफिनेशन लिख लो यार, चार्ज फ्लोन through the cross section area of the wire, through the cross section area of the wire in 1 second, through the cross section area of the wire in 1 second, through the cross section area of the wire in 1 second. is called current, is called current. फॉर्मूला ये होता है. अच्छा एक तो फॉर्मूला करंट का चार्ज बाय टाइम, ये सारी दुनिया को पता है. करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाय टाइम. और चार्ज को क्या लिख सकते बताइए, करंट इनटू टाइम लिखते हैं चार्ज को, करंट इनटू टाइम. ये चार्ज को करंट इनटू टाइम तब लिखते हैं जब करंट कांस्टेंट हो. करंट कैसा हो, अगर करंट कैसा हो, वेरिएबल करंट. जैसे मान लो करंट दे दिया 2t² दे दिया करंट, मतलब जैसे टाइम के फंक्शन में दे दिया करंट, तो फिर आई डी टी इंटीग्रल लगाओगे आप. इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. फिर क्या करना पड़ेगा बताइए आपको, इंटीग्रेशन. मैं इसे क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आपको एक, ठीक है ना. आई डी टी, जैसे मान लो सपोज करंट कह दिया आपको ना, एक बार अब सुन लो, मान लो कि मैं ये कह दूं कि मैं करंट की वैल्यू दे रखी है आपको 2t + 3, ये करंट दे दिया. ये बताओ t = 0 से लेकर t = 2 तक कितना चार्ज फ्लो करेगा. t = 0 से लेकर t = 2 तक कितना चार्ज फ्लो करेगा. चार्ज के लिए बतानी है, t = 0 से t = 2 तक कितना चार्ज फ्लो करेगा. सोल्व कर दो यार आप इसको, करो. अब सुनो अगली बात, देखो मैं करके दिखाया तुम्हारे. Q इज इक्वल टू क्या करोगे बताइए, आई इंटीग्रल 2t + 3 dt 0 से लेके 2 तक. ये आएगा आपके पास. ये आंसर आएगा आपके पास. t² + 3t के बराबर. इसमें लिमिट डाल दो आप, जीरो से लेके 2 तक डाल लो. 4 + 6 - 0 कितना का यहाँ पर, ये 10 कूलम आएगा यार. 10 कूलम आंसर आएगा. कर लेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को, हो जाएंगे. पता लग गया ना. एक तो फॉर्मूला क्या है बताया मैंने अभी. चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम. कब होता है ये, जब करंट कांस्टेंट हो. और करंट वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेशन के बिना नहीं हो सकता. तो फिर क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, आई डी टी इंटीग्रल. इंटीग्रेशन का यूज करोगे आप. यहां तक बात समझ आ गई. अब सुनो अगला कंसेप्ट.
रिलैक्सेशन टाइम पता लग गया, एक कोलिजन हो उसके तुरंत बाद जो अगला कोलिजन हो गया तुरंत बाद, उसके बीच में जो टाइम डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ से डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू 10⁻⁻14 सेकंड के ऑर्डर की होती है। अब सुनो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में देखो एक फॉर्मूला बताया मैंने अभी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था यार, माइनस ई, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था वीडी इज इक्वल्स टू माइनस ई कैपिटल ई डिवाइड बाय एम इंटू, ये इसके ऊपर आएगा, यही होता है ना फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है इसमें ना ये माइनस साइन क्यों लग गया, मुद्दा इस बात का है, यहां पर ये माइनस साइन क्यों लग गया, देखिए आप ये ना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इसलिए लग गया माइनस साइन। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ था, इस तरफ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ है, दोनों अपोजिट में है कि नहीं है, इसलिए लग गया माइनस साइन। क्योंकि यहाँ भी वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ये स्केलर फॉर्म में लिखोगे आप तो ये माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है आपको, स्केलर फॉर्म में ना ऊपर इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा रहे आप, तो फिर ई कैपिटल ई डिवाइड बाय एम इंटू टाउ कर दो बस आप, स्केलर फॉर्म में ये आएगा, वेक्टर फॉर्म में ये आएगा, माइनस साइन लगता है, स्केलर फॉर्म में माइनस साइन नहीं लगता। दिस इज द वेक्टर फॉर्म हियर, ठीक है। और ये वाली फॉर्म कौन सी बताइए, स्केलर फॉर्म, इसका डेरिवेशन भी है प्रॉपर, लेकिन उसे कोई मतलब परसेप्शन नहीं आएगा, फिजिकल परसेप्शन नहीं आएगा, वो सब्जेक्टिव के अंदर है, ठीक है ना, कि ई कैपिटल ई डिवाइड बाय एम इंटू टाउ। ये किसका फॉर्मूला बताइए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होता है, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड का भी यार, 1 मीटर पर सेकंड का भी 10,000वां हिस्सा, सोचने वाली बात है, कितनी कम स्पीड होगी टक्कर मारने से। जो बंदा करोड़ों मीटर पर सेकंड जा सकता था, आज वो 1 मीटर पर सेकंड के भी 10,000वां हिस्सा, इतनी कम स्पीड से, मतलब इंसान भी चल ले, इंसान की स्पीड भी 6-7 मीटर पर सेकंड होती है चलने की, 6-7 किलोमीटर पर आवर होती है। चलो सुनो, अब ये हो गया आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बता दिया मैंने आपको। अब सुनो, इसके अंदर जो ना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, उसकी वैल्यू यहाँ पे जो ई आया हुआ है सर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालने हैं यार। मान लो इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस, और इस वायर की लेंथ L, वायर की लेंथ कितनी, यहाँ पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर E का इलेक्ट्रिक फील्ड और 2 पॉइंट्स हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है बताइए, V इज इक्वल्स टू E इंटू L के बराबर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है बताइए, E इंटू L के बराबर। E यहाँ पर क्या बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड, L इस वायर की लेंथ है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, L पता हो तो E पता लग जाएगा। इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा V लिख लो पोटेंशियल डिफरेंस। यार एक चीज बताई हुई थी यार, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर वायर मतलब एक ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और वायर की लेंथ है L, तो E इंटू L करने से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। यार इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी सी बात है, डेल्टा V बाई L के बराबर होता है। मैं आपको चीज बताता हूँ, सुनो आप, मान लो ये 100 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है, मान लो 100 वोल्ट की बैटरी है, वायर की लेंथ लेती 1 मीटर, वायर की लेंथ कितनी ले ली आपने, 1 मीटर, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ज्यादा होगा बहुत, कितना ज्यादा होगा, 100 डिवाइड बाई 1, 100 डिवाइड बाई 1, 100 का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वायर लंबी ले ली, वायर ले ली 2 मीटर की, तो 100 डिवाइड बाई 2,